करें। नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसे करते हैं, फिर हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। लगाएंगे हेडिंग सर्कुलर मोशन। देखो बाबू, जैसा कि नाम दिख रहा होगा आपको, सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे होगा। नहीं, सर्कुलर मोशन मतलब हो गया मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन होगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब होगा क्या कि हमारे सिलेबस में यह भी हो सकता है कि आप सर्कुलर पाथ पे डिफरेंट वेलोसिटी से चले, डिफरेंट स्पीड से चले, यह भी हो सकता है। नहीं, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड, तो आप इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ज्यादातर हमें बातें जो करनी है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हम लोगों को इसी ही करना है। अगर समय बचा या ऐसा कुछ कंसेप्ट आया तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हुआ कि कैलकुलस लेवल पे थोड़ा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज होगा ज्यादा। नॉन यूनिफॉर्म वो डिफाइन हो जाएगा। कुछ को होगा तो क्वेश्चन भी कुछ करा देंगे। और अगर मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, अगर मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, तो इसे आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखो होता क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म टर्म्स ना इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। आपने पहले भी सीखा है, पहले भी पढ़ा है कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन बदलती है, उसकी वेलोसिटी बदलती है। और वेलोसिटी बदल गई तो यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे भी ऑलरेडी हो गया, जिसको आप एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म वाला भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो ही रहा है ऑलरेडी। फिर नॉन यूनिफॉर्म में एक्स्ट्रा और नॉन यूनिफॉर्म आप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ और ज्यादा कंसेप्ट आपका बनेगा नहीं। इसलिए ओवरऑल मैक्सिमम बातें हमारी नॉन यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट स्पीड वाली ही मोशन पे चलेगी। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो क्या क्या टर्म्स होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा है, नहीं, चाहे वो पाथ हमारा सर्कुलर हो या कोई भी हो, उस कैसे सर्कुलर ट्रैक पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये काइनेमेटिक्स में बेसिक चीजें हो चुकी है। अभी हम लोग सर्कुलर वाली बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म यहां पे ये होगा कि यहां पे डिस्टेंस की जगह पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। यहां पे डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बस थोड़ा सा समझना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन को समझने के लिए आपको ये सब सारी चीजें समझनी पड़ेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों थीटा से करेंगे? क्योंकि ये एंगल का ही सेंस तुम्हें देगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा बाबू, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक पे ये मूव करेगी, ऐसा कुछ ट्रैक है जिसपे ये से चलना है। तो मान लो ये किसी पोजीशन से, मान लो यहां से ये चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, और कुछ टाइम में ये मान लो पॉइंट बी पे पहुंचा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा तो इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, या आप ये कह सकते हैं इन्होंने इतना एंगल सबटेंड किया, बस इसे कहेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब किसी एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन तक जाएगा तो वो इस सर्कुलर ट्रैक पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसे हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये चीजें बेसिक थी, आपको पहले से पता है कि ये थीटा इक्वल टू एल बाय आर भी होता है रिलेशन, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
रिलेशन, ये लेंथ ऑफ आर्क आप कह सकते हैं इसे, नहीं इसे आप लेंथ ऑफ आर्क भी कहते हैं ना, एल या एस भी कह सकते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क लीनियर डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये लेंथ ऑफ आर्क आप इसे लीनियर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, नहीं। और रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, नहीं थीटा इक्वल टू एल बाय आर या एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा। इसे मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि ये एंगल का सेंस देगा तो आप इसे एंगल डिग्री या रेडियन में मेजर करिए, नहीं डिग्री या रेडियन में मेजर करिए आप। मेजर इन डिग्री और रेडियन। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगर पता हो तो बढ़िया, नहीं पता हो तो याद रखिएगा। क्या डिग्री और रेडियन में 180 डिग्री पाई रेडियन। देखो ना, ये पूरा एंगल जो सबटेंड होगा वो कितना एंगल बनेगा, 360 का, और इसे ही हम लोग कहते हैं 2 पाई। मतलब ये होता है कि पाई इक्वल टू या 2 पाई रेडियन, रेडियन का साइन ऐसा चलता है छोटा सा सी जैसा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको पहले से भी याद है, नहीं है तो याद रखा करिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। इसी तरह से आपको पता है कि अगर हम लोग सिंपल वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसी तरह से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपल सी बात, नहीं तो अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी को बाबू ओमेगा से नोट करते हैं, ये साइन पता है, ये साइन ओमेगा होगा, ठीक है, ओमेगा W जैसा ओमेगा। देखो कहीं कहीं ओमेगा का सेंस अलग अलग आता है, कहीं कहीं इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहीं कहीं कहा गया, जहां कहा गया वहां पे कहेंगे। अभी फिलहाल ओमेगा हमारे लिए एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे कौन सा टाइम यूज करिएगा, आप टाइम पीरियड भी यूज कर सकते हैं। चलिए टाइम हुआ, इस हिसाब से ओमेगा इक्वल टू हो जाना चाहिए आपका थीटा बाय टी। तो यहां से इसका यूनिट क्या बन जाएगा, अगर आप यूनिट की बात करें तो ओमेगा का रेडियन एसआई और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। देखो आपने जब वेलोसिटी वगैरह सीखा होगा तो उस वक्त हम आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सिखाए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सिखाए थे, नहीं। तो यहां भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका भी वही चलेगा जिस तरह से आपने पुराने वाले तरीके में सीखा था, ठीक है। सिंपल सा वही तरीका फॉलो करेंगे। हाँ, यहां पे बस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थीटा होगा, जैसे कि देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, मतलब ओमेगा एवरेज। आपको याद होगा कि आप अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे तो v एवरेज इक्वल टू होता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई इक्वेशन होता था तो क्या करते थे, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 करते थे। याद आ रहा होगा आपको, ये नहीं करते थे, पक्का, बिल्कुल। तो फिर किसी तरह से नहीं करती थी, एवरेज एक्सीलरेशन होता था, ये एवरेज एक्सीलरेशन होता था, एवरेज s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1 करते थे। वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन दिया रहता था, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन अगर दिया रहता था, और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना होता था तो आप डिस्टेंस निकालते थे एवरेज में। नहीं याद है तो पुराना वाला कॉपी पलट के देखिए, और ये टाइम होता था। अगर वेलोसिटी का v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 करिएगा तो वो एवरेज एक्सेलरेशन आता था, और इंस्टेंटेनियस में dx बाय dt करते थे,
और उसको इंटीग्रेट करते थे, कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा, करते थे। समझ पाए बात को? तो अगर आपको एवरेज निकालना हो तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, ओमेगा एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखाएगा बाबू, नहीं θ2 माइनस θ1 जहां से जहां आपको निकालना है, नहीं, और बाय T2 माइनस T1, ये चलता था, यस और नो, ये होता था क्या? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा होगा तो आप वही नहीं करते थे, S2 माइनस S1 या X2 माइनस X1 बाय T2 माइनस T1 एवरेज देता था। और यहीं पे अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, नहीं, तो इंस्टेंटेनियस में आपको जिस तरह से आपको याद होगा कि dx बाय dt आता था, याद है आपको, dx बाय dt करते थे तो आपको v आता था, आपको v चाहिए होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, dx को v dt इंटीग्रेट करते थे और ये आपको यहां से v आता था x के फॉर्म में। उसी तरह से अगर आप इंस्टेंटेनियस चाहते हैं, सुन लीजिए, अगर आप इंस्टेंटेनियस, ये देखो लगभग काइनेमेटिक्स जैसा ही चलेगा कुछ अभी 1-2 क्लासेस तक। अगर आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहते हैं, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो आप क्या करिए, तो देखो आपको पता है कि ओमेगा आपको कौन दे देगा, डी थीटा बाय डी टी दे देगा। तो यहां से आप क्या करिए, डी थीटा निकाल लीजिए और ओमेगा डी टी कर लीजिए और इसे ही इंटीग्रल फॉर्म यूज कर लीजिए, यहां से आपको ओमेगा कंप्लीट आ जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, एक सवाल से समझाते हैं। जैसे मान लो, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से समझ में आएगा बाबू। जैसे मान लीजिए थीटा का इक्वेशन दे रखा है, थीटा का इक्वेशन मान लीजिए आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, थीटा टाइम का फंक्शन है, थीटा टाइम का फंक्शन है। दोबारा अगर बात करते हुए देख लिए तो क्लास से सीधा आप निकाल देंगे, जब तक सुनते नहीं तब तक खाना नहीं पचता है क्या। थीटा दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी, या कोई भी मान लो थीटा टाइम का फंक्शन है, दे रखा है। हमसे पूछा गया इसमें फाइंड ओमेगा, पहला फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड समझना, और दूसरा एट 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो दोनों में फर्क है ना, क्या फर्क है बाबू, पहला वाला तुम्हें एवरेज कह रहा होगा 2 सेकेंड तक, पहले 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी गेन करी एवरेज, और 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, यानी ये आपका है ओमेगा एवरेज और ये आपका है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। एट वाला टर्म है ना, ऊपर, अच्छा तो ऐसे बोलो, फ्रेश बोलो, क्या बोलता है पता नहीं चलता। ठीक है, ये बात समझे। देखो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एवरेज चाहिए ना, सुनो, आपको पता है कि ओमेगा एवरेज निकालने के लिए आपको θ2 माइनस θ1 करना होगा और T2 माइनस T1 करना होगा, ये नहीं करना होगा, बोर्ड पे देखो पहले। मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब हुआ कि स्टार्टिंग 0 से 2 सेकेंड, ये होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि थीटा आपका फाइनल कितना है 2 सेकेंड और इनिशियल कितना है 0, और टी 0 से लेकर मतलब टाइम शुरू कहां हुआ है 2 माइनस 0, ये समझ पाए। फर्स्ट बोला है, फॉर फर्स्ट बोला है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग 0 किया है, तो 0 से 2 सेकेंड, क्लियर। अब बोलो कैसे थीटा 0 निकालते हैं, थीटा 0 का मतलब हुआ कि सीधा थीटा का इक्वेशन में टी 0 रख दीजिएगा, तो थीटा 0 करिएगा तो 1 आएगा, बोलो, और थीटा जब 2 करिएगा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, कुल मिला के आ गया आपका कितना 7, बोलो समझ पाए। थीटा 0 अगर निकालना हो ना तो बस टाइम का फंक्शन दे रखा है, उस पे 0, ये टाइम है ना, टाइम पुट कर दीजिए, ये टाइम है, टाइम का वैल्यू है, पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा एवरेज यहां से कितना आ जाएगा बाबू, ओमेगा एवरेज हो जाएगा, देखो 7 माइनस 1 बाय 2, कुल मिला के 6 बाय 2, मतलब कितना होगा 3,
ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत बोलो। अब यहीं पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो, नहीं अगला वाला पार्ट, ये पार्ट 1 हो गया। सेकेंड पार्ट में इसमें ओमेगा आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आपको पता है कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाय डी टी देता है। नहीं, एक बार ध्यान रखना, ये आपको जब ओमेगा से थीटा निकालना हो उल्टा तब इंटीग्रेट करते हैं ना, और ये आपको इंस्टेंटेनियस देता है। तो डी थीटा बाय डी टी करेंगे तो थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बताइए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t होता है। टी स्क्वायर का 2t होता है, t का हो जाता है 1 और 1 का हो जाता है 0। ये आया। अब आपको v एट कितना निकालना है? v एट 2 निकालना है, तो सीधा t बराबर 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कुल मिला के 5 रेडियन पर सेकेंड होगा। 5 रेडियन पर सेकेंड होगा। समझ पाए? फिर से समझ लो, जो लोग समझ गए नोट करिए, जो लोग नहीं समझे देखिए यहाँ पे। एवरेज जब भी निकालना होगा तो बस थीटा में आपको क्या करना है, जो टाइम दे रखा है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी 2 माइनस टी 1 बोल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड। अगर यहीं पे आपको ये बोला जाता कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच बताइए, तो पहला टाइम हो जाता 2 सेकेंड और फाइनल टाइम हो जाता 4 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। तो आपने यहां पे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया 0, क्योंकि बोलना कि थीटा एट 1 पे क्या होगा, 1 में इन 1 मतलब 0 इनिशियल मतलब t बराबर 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा 1। और कहां पे 2 सेकंड बाद, यानी कि 2 सेकंड में, तो t का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे 7 आएगा, फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 और टाइम का डिफरेंस 2 सेकंड में हुआ है, आ जाएगा आपका। और इंस्टेंटेनियस जब भी करना हो तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको? थीटा को, क्योंकि यही हमें किसी इंस्टेंट में एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी देगी ओमेगा। जब टी स्क्वायर का आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x टू द पावर अगर n हो तो क्या होता है? n x n माइनस 1 होता है। नहीं, उसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर दिया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, पुट कर दिए, सॉल्व हो गया। छाप लीजिए इसे फटाफट। देखो एक बात याद में रखिएगा कि अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगुलर वेलोसिटी का, ये स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी? वेलोसिटी है, इस वेक्टर ही होनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर ही होगा। नहीं तो थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा एंड नहीं एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं तो याद करिए आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे, किस टाइप की वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं याद है? एक्सियल वेक्टर बताए थे, याद होगा आपको। एक्सियल वेक्टर बताए थे, एक्सियल वेक्टर में टाइप में भी लिखाए थे आपको। नहीं तो ये हो जाएगा कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर होगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। क्यों एक्सियल वेक्टर कहते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट होता है। कैसे पता चलेगा इसका डायरेक्शन? देखो टेंजेंट ड्रॉ तो करेंगे ही, जिस पॉइंट पे, वो तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना था, टेंजेंट वाला। टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते थे सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला जाता है टेंजेंट ड्रॉ करके। यहाँ वेक्टर है, कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यूज लगेगा थंब रूल। आई बात समझ में? यहाँ पे जो देखो वेक्टर में आपको याद होगा कि वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? वेक्टर प्रोडक्ट मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर, वो वेक्टर होगा। याद करेंगे आप, अगर मान लीजिए A क्रॉस B हो, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना। अगर C आता है, जैसे ये A है और ये B है और इनको आप प्रोडक्ट करिएगा तो C आएगा। तो बताइए अगर A क्रॉस B करना हो तो A के तरफ रखिए ये और A से B की तरफ घूमिए, थंब को जिधर पॉइंट होगा ये होगा C का डायरेक्शन, होगा ना। जैसे राइट हैंड का यूज करना है, A क्रॉस B करना है तो पहले A की तरफ रखिए, इसको पॉइंटिंग करिए A की तरफ, हथेली को A की तरफ पॉइंट करिए
नहीं, और बी की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। आप ऐसे नहीं ले जा सकते, उल्टा नहीं, सीधा ही ले जाना है। तो ए क्रॉस बी, और ये पॉइंट करेगा किधर, जी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वही सी का डायरेक्शन होगा। और यहां पे आपको एक तरीका और बताए थे कि अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आएगा ना सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए और सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी बाबू, है ना। ये जो सी वेक्टर आया है ये ए से भी 90 डिग्री पे होगा और बी से भी 90 डिग्री पे होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सुन लो, तो यहां पे भी वही होने वाला है कि अगर आपको चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, उसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। नहीं, इसमें देखो एक्चुअल डायरेक्शन होगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। देखो जैसे पहले केस में कैसे यूज करेंगे जरा देखेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारा पाथ है, बॉडी का मोशन किधर हो रहा है ध्यान देना। ये मान लीजिए बॉडी यहां से यहां गई, अभी मोशन का डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो मोशन का डायरेक्शन ए फ्रॉम ए टू बी हो रहा है। मोशन का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, बोलिए। तो इनिशियल डिस्पोजिशन और फाइनल पोजीशन दिख रहा है आपको। आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ इसको पॉइंट करना है, ये हो गया आउटवर्ड। नहीं आई बात समझ में, ए से बी की तरफ पॉइंट करना है ना आपको, ए से बी जाना है ना, ये हो गया। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, अगर मान लो ये ऐसा हो तो ये हो जाएगा आपका मोशन का डायरेक्शन कैसा है, मोशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। आप या तो इसे एंटी क्लॉकवाइज भी सेंस कह सकते हैं, अदरवाइज आप इसे पॉइंटिंग आउटवर्ड भी कह सकते हैं। आउटवर्ड का साइन डॉट है कि क्रॉस, आउटवर्ड का डॉट होता है, यहां पे डॉट भी लिख सकते हैं आप इसे, समझ पाए। इसी तरह से वेलोसिटी भी करेंगे, सेम हमें डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं, और यहीं पे अगर हम, ये तो हो गया, अगर यहीं पे आप दिखाना चाहो तो इसे ओमेगा भी कह सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा सवाल में ओमेगा ऐसे दिया रहता है, ये कह दिया तो ये मतलब इस डायरेक्शन में ये घूम रही है ना, तो ये हो जाएगा इसका ओमेगा। नोट कर लीजिए। अब अगर हम जैसे टाइम पीरियड अगर आपसे पूछें, किसी भी मोशन का सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड होगा बाबू, नहीं। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड मतलब होता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कहो, रोटेशन कहो, या एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं, अगर कोई भी बड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगी उसे हम लोग इसका टाइम पीरियड कहते हैं, हाँ ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर ट्रैक, वन कंप्लीट रोटेशन, ये सब टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड पहले से आप लोग सीखते जाने हैं, पता है पहले से आपको, नहीं तो पता कर लीजिए। नहीं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड कह सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, आप वन राउंड कह दें, नहीं, या वन ऑसिलेशन कह दें, वन चक्कर कह दें, सब एक ही बात है ना, वन, ये हुआ। अब हम लोग इसके टाइम पीरियड के साथ थीटा का या ओमेगा का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेशन विथ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ रिलेशन। आप हमें ये बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि पूरा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनो, हम चाहते हैं कि पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा चक्कर काट लें, तो पूरा चक्कर काटने में बाबू थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। वन राउंड में अगर हम पूरा कंप्लीट वन राउंड की बात कर रहे हैं, वन राउंड में थीटा कितना होगा, पूरा चक्कर होगा,
थीटा पूरा का पूरा 360 हो जाएगा, मतलब 2 पाई हो जाएगा। और 1 राउंड में कितना टाइम लगा, जो भी टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कह सकते हैं। 1 राउंड में जो कंप्लीट टाइम लगा उसे हम लोग टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना चाहें तो आपको पता है कि चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी, नहीं तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी 1 राउंड के लिए कह सकते हैं। अगर आपको 1 राउंड नहीं निकालना होता तो फिर हम लोग वहां पे इंस्टेंटेनियस निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं। अगर ओमेगा कांस्टेंट ना हो बाबू, थीटा, हाँ थीटा वेलोसिटी था, तो यहां पे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। जब एक कंप्लीट राउंड करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? अच्छा तुम 0 कह रहे हो, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा बाबू। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी सर्टेन टाइम में जो एंगल सबटेंड करेगी सर्कुलर ट्रैक पे, आप ही बताइए किसी सर्टेन टाइम में एक यहां से गया और ये यहां पहुंचा, तो बताइए इन्होंने कितना एंगल सबटेंड किया? तो वही तो लिखे है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 ना। हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी 0 हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई बना, वही तो लिखे है यहाँ पे। और इस 2 पाई बनाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी भी कह सकते हैं। बोलिए, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड के साथ रिलेशन। एक चीज और आपको पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि ये क्लास 8 9th की बात है, फ्रीक्वेंसी याद होगा आपको? नहीं, यस, रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कहीं कहीं पे एफ को ना देखो 2-3 तरीके से लिखा जाता है, कहीं पे न्यू भी लिखते हैं, कहीं पे एन भी लिखते हैं। नहीं, ये न्यू है, न्यू, ये एन है। आप एफ भी यूज करें, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, सिंपल। आपको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो क्या हम ओमेगा को, ध्यान से देखना बाबू, 2 पाई इंटू 1 बाय टी, और बताइए 2 पाई इंटू एफ, मतलब ओमेगा का एक नया रिलेशन आपका बना फ्रीक्वेंसी की टर्म में 2 पाई एफ। काफी पॉपुलर रिलेशन है, याद रखिएगा ये दोनों, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। काफी पॉपुलर रिलेशन है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए तो फटाफट। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे आपको कहा गया फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, देखो एंगुलर स्पीड पूछी गई है आपको, मतलब आपसे ओमेगा पूछा गया है। एंगुलर स्पीड पूछी गई है, मतलब आपसे ओमेगा पूछा गया है। तो आपको पता है कि ओमेगा के 2-3 फॉर्मूले हैं आपके पास। एक ओमेगा होता है थीटा बाय टी, या 2 पाई बाय टी भी यूज कर सकते हैं, या 2 पाई एफ भी यूज कर सकते हैं। यहां पे ये चीजें समझिए कि आपको करना क्या है। तो एक बार ध्यान में रखिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना सर, यहीं पे बताते हैं, सुनो। फ्रीक्वेंसी का सेंस क्या है? जैसे कोई चीज मान लीजिए धीरे धीरे मूव कर रही है, उसकी आप कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कोई चीज अगर स्पीड से मूव करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इससे मतलब रखता है, घूमने से, हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मतलब है। रिवॉल्यूशन से मतलब नहीं है कितना रिवॉल्यूशन वो कर रहा है कितने टाइम में, वही फ्रीक्वेंसी होती है। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे आप SZ से मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होता है, वो तो हो गया दूसरा में। यहां पे फ्रीक्वेंसी जनरली आपको या तो रोटेशन, जैसे आपको हम बोले कि कोई एक चक्का है, कोई फ्लाईव्हील है, मान लीजिए वो 1 सेकेंड में 10 बार घूम रहा है और कोई 1 सेकेंड में 20 बार घूम रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? जो 1 सेकेंड में 20 बार घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोटेशन इन गिवन टाइम पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, और होता भी है।
यहां से फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन इन गिवन टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन बाय टाइम। इसी को कहा जाता है इन शॉर्ट, जनरली जो मशीन हो या कोई भी फ्लाईव्हील हो, किसी का भी रोटेशन होता है वो पर मिनट टाइम में दिया रहता है। आप चाहे तो सेकंड में भी लिख सकते हैं। जनरली जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर, हाँ, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ आरपीएम कहते हैं, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको कहते हैं रोटेशन या रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट। जहां भी ये दिया रहे आप समझ लेना क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। जहां भी ये गिवन होगा आप समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है। मतलब हुआ कि 1 मिनट में ये कितनी बार घूम रही है, ये दे रखा है। बस समझे, इसका मतलब ये 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है, 120 बार। आई बात समझ में? आए बाबू, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो तुम उल्टा कौन सी लिखा हुआ रिवॉल्यूशन पर मिनट, हम कैसे पर सेकंड बोल देंगे? अजीब बात करते हो। यहां पे ये इसका मतलब बता रहे हैं कि रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है ना, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका ये मतलब हुआ कि ये 1 मिनट में 100 बार घूम रहा है। हमें निकालना है एंगुलर स्पीड, और हमसे ये पूछा जाता है एंगुलर स्पीड मतलब टाइम सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, ये आपको निकालना होगा पहले। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा, फ्रीक्वेंसी वाला यूज कर लीजिए, और फ्रीक्वेंसी वाला यूज करिएगा तो 2 पाई एफ यूज होगा। अब यहां पे एफ का वैल्यू आप 120 नहीं रखेंगे, 2 पाई एफ का वैल्यू 120 तो पर मिनट होता है ना, आपको स्पीड निकालना है इसलिए टाइम पर सेकंड डालना पड़ेगा। तो पर सेकंड तो कुछ नहीं करिए, बाय 60 कर दीजिए, काम खत्म। डायरेक्टिव बोलोगे कैसे चलेगा, हम बोल कुछ और रहे हैं, तुम बोल कुछ और रहे हो। हम बोल रहे 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट का, तुम बोल रहा है पर सेकंड। ऊपर सेकंड करना पड़ेगा ओमेगा निकालने के लिए। मिनट कौन बोला? अरे भाई हम ये बोले कि आरपीएम का मतलब, अरे बकला, और जनरली मशीन में आरपीएस लिखा रहता है, पढ़ा है कभी? मशीन देखा है, मशीन में लिखा रहता है आरपीएम की आरपीएस। आरपीएम, इस मशीन का आरपीएम इतना है, इस पंप का आरपीएम इतना है, तो आरपीएम लिखा रहता है। अरे पगले, आरपीएम का मतलब बताए रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकंड लगा रहे हो। हम यहां पे यूनिट बता रहे थोड़े रहे हैं, समझ रहे हो बात को? आरपीएम जब भी दे रखा हो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, और आरपीएम का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट। फिर आपको पर सेकंड चाहिए, पर आवर चाहिए या पर ईयर चाहिए, वो आपकी मर्जी है, निकाल लेना जो चाहिए। स्पीड निकालनी है इसीलिए आपको पर सेकंड चाहिए। आई बात समझ में? अगर स्पीड निकालनी हो तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना पड़ेगा, तो बाद में कर दिया 120/60 जरूरत के हिसाब से। समझ पाए बात को? नोट कर लीजिए। एक कंसेप्ट है, उसे एक सवाल से समझ लेते हैं। देखो सवाल ये है, आपको कह रखा है कि 2 पार्टिकल है, एक का मास m और एक का मास स्मॉल है, कैपिटल। मान लीजिए दो ट्रैक है, ध्यान समझिएगा। 2 ट्रैक है, इस ट्रैक का रेडियस मान लीजिए r1 है, ठीक है, और इस पे एक m मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या मान लीजिए m1 मास मूव कर रहा है, ठीक है। और एक मान लीजिए दूसरा सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस मान लीजिए r2 है, इस पे मान लो m2 मास का एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अगर दोनों की वेलोसिटी, दोनों की स्पीड, लीनियर स्पीड सेम हो, अगर दोनों की लीनियर स्पीड सेम होगा, हमें ये गिवन दे रखा है कि कभी टाइम पीरियड चेंज दे देगा, कभी होगा, हाँ, कभी आपको 2 चीजें सेम दे दी जा सकती है। पहला, आपसे ये कहा जा सकता है कि इसकी जो लीनियर स्पीड है वो सेम, मतलब यूनिफॉर्म। जैसे ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। एक तो ये गिवन दे सकता है लीनियर स्पीड। 2 चीजें, लीनियर स्पीड भी 2 तरीके से सवाल होता है, या तो सेम दे दिया जाए, आई बात समझ में,
या तो आपको टाइम पीरियड सेम दे दिया जाए। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है, चलो अभी फिलहाल मान लो एक चीज देते हैं सेम, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए दे दिए, टाइम पीरियड सेम दे दिया गया है, गिवन टाइम पीरियड सेम। हमसे पूछा गया है ये बताइए रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। तो सिंपल सी बात है 2 पाई बाय टी, और इसका भी क्या होगा, अब 2 पाई आपको कहीं भी तुम 2 पाई आर मत समझना, 2 पाई है, कितना होगा रेशियो इसका 1:1, सिंपल सी बात है 1:1 आएगा। समझना यहां पे ये है कि एंगुलर वेलोसिटी, सुनो, एंगुलर वेलोसिटी ट्रैक की रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है, मास पे तो नहीं है करेगी, मास पे तो ऐसे भी नहीं है करेगी ना, फॉर्मूला में। अच्छा तुम क्या सोच रहा है भाई, मास तो कांस्टेंट ऑलरेडी है ही ना, यहां पे है क्या कि मास टाइम पीरियड दोनों को सेम दे दिए ना, टाइम पीरियड दोनों को सेम दे दिया, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तुम देख लो किस पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी। तो ज्यादातर सवाल ये पूछा जाता है रेडियस ऑफ ट्रैक पे, ठीक है, तो कहीं भी रेडियस, क्योंकि देखो ना जब ये थीटा मूव एक रोटेशन चाहे वो बड़का सर्किल का हो या छोटका सर्किल का हो, जब कंप्लीट रोटेशन करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई बनना है, जब रोटेशन कंप्लीट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई ही बनना है। अब मान लीजिए ये 2 पाई 5 सेकंड में बना रहा है और ये भी 2 पाई 5 सेकंड में बना रहा है, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही होना है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1। यहां से ये नोट करके लिख लीजिएगा, है बाबू, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड चेक करके देख लो, कोई ले लो वैल्यू, तब तो 1 ऐसे 1 आ ही जाएगा, एंगुलर स्पीड सेम हुआ तब भी तो ऐसे ही हुआ, तो ऐसे भी दोनों का 1 ही आ गया ना, ठीक है। तो नोट करके यहां से ये लिखना है ओमेगा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक, ट्रैक की रेडियस से ये इंडिपेंडेंट होगा, नोट कर लीजिए, ओमेगा ट्रैक की रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है, करें। देखो इस ट्रैक पे आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हाँ या ना, गुड। मान लेते हैं इस ट्रैक का रेडियस है r, आप हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी टाइम में ये मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनाता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, लीनियर वाली मान लेते हैं यहां पे, तब तक ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, मान लेते हैं l, तो थीटा इक्वल टू l बाय आर, नहीं, या l इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ध्यान से रिलेशन देखना, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dl बाय dt, l तो डिस्टेंस है ना, बोलो, r तो रेडियस है ट्रैक का, d थीटा बाय dt होगा। अब बताइए dl बाय dt क्या देगा, dx बाय dt क्या देगा, v, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी देगी, हाँ या ना, तो ये देगा v और v इक्वल टू आर, ये क्या देगा भाई डी थीटा बाय dt, ओमेगा देता है v इक्वल टू आर ओमेगा,
बहुत ही फेमस रिलेशन है, याद ही रखना है, V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तब तो यही फॉर्म चलेगा, लेकिन आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो सीधा ये नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे पहले इसे नोट करो, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए हुआ, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो देखो वेलोसिटी वेक्टर, आर भी तो वेक्टर ही होगा, रेडियस वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर की तरफ भी ट्वीट करेगा, और ओमेगा भी वेक्टर होगा, नहीं बोलो। एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक्चुअल में जो लिखता है ये दोनों के बीच प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट चलता है कुछ ऐसा बाबू, इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम लोग आर इंटू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ओमेगा क्रॉस आर यूज करते हैं, ओमेगा क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहीं से अगर रिजल्ट देखोगे, वैसे आर ओमेगा लिख लो, ये तो सिर्फ स्केलर फॉर्म हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, क्यों लिए लिखा था देखो अभी, ओमेगा क्रॉस आर, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होता है, तो ओमेगा आर साइन थीटा होगा, नहीं ओमेगा आर साइन थीटा, या ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो यहां भी ओमेगा आर ही रहने दो, नो टेंशन, ओमेगा आर साइन थीटा। अब यहां पे ये बताइए, ये तो हुआ इसका स्केलर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है बाबू, साइन अल्फा कर दो या थीटा, ये थीटा नहीं है, ये एंगल होगा, कितना होगा देखो, ये जो थीटा है ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम इस थीटा की बात करें, ये एंगल, ये मान लो फाई। अब ठीक सुनो, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, हमेशा इसके टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा, बोलो। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा बाबू, फाई का वैल्यू 90 डिग्री, बोलो। तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए सीधा सा हो जाएगा क्या कि v इक्वल टू 90 पुट करोगे कितना हो जाएगा, ओमेगा आर ने होगा। और याद रखिएगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होता है, इसलिए इसको वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। आई बात समझ में, छापो। क्वेश्चन साफ है कि एक व्हील इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे घुमाया जा रहा है, रील को मतलब घुमाया जा रहा है, एक गेंद को इस तरह से घुमाया जा रहा है ताकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड हो, 10 रेडियन पर सेकेंड हो। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी लीनियर वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कितनी होगी। आपको सीधा सीधा रिलेशन यूज कर लेना है, v इक्वल टू आर ओमेगा, हमसे v पूछा जा रहा है और r टाइम्स ऑफ ओमेगा। आप ये बताइए, v दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, हो क्या निकालना है, v निकालना है, ओमेगा दे रखा है, r निकालना है। r कैसे निकालोगे, सर्कल ऑलरेडी आर्च है तब तो हो ही गया, तो v सीधा r 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 या 20 बाय 100, 20 बाय 100, और ओमेगा कितना दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वो सब कट्टो कट्टो हो जाता है और रिजल्ट बच जाता है आपका 20 पंचे 100, 5 दूना 2, तो 2 मीटर पर सेकंड बच जाता है बाबू। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी ऐसे भी इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक, तो 2-3 फॉर्मूले आज के क्लास में हुए हैं, उसे प्लीज याद रखिएगा। एक आपने सीखा है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, और इसी से सारा रिजल्ट आता था। 2 रिजल्ट आता था ना, एक याद है आपको 2 पाई बाय टी, अगर 2 पाई होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड रखाएगा, अगर 2 पाई होगा तो टाइम पीरियड दिखाएगा, अदरवाइज थीटा बाय टी चलेगा। और अगर 2 पाई बाय टी है तो इसी का ये फॉर्म हो गया आपको T2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी। जनरली क्वेश्चन में आरपीएम वाला टर्म होगा तो आपको समझ लीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, उसे फिर डिजायर आप मीटर पर सेकंड, सेकंड में या आवर में आप बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक रिलेशन और याद रखना है इन तीनों में, v इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला याद रखना। उसी तरह से फिर आपको एक्सेलरेशन में r टाइम्स ऑफ अल्फा आ जाएगा, तो सीधा सीधा आपको और सब भी फॉर्मूले फ्री में याद हो जाएंगे। तो बस एक याद रखिएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। मात्र 3 ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो भी आसान सा याद रख पाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर, बिल्कुल नहीं,
रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ओमेगा भी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तब तो देखो ना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर होना ही है। नहीं, ऐसे भी देखो, यहां से भी आ रहा है रिजल्ट और यहां से भी होता है कि रेडियस हमेशा इधर पॉइंट करेगी, वेलोसिटी इधर पॉइंट करेगी और ओमेगा इधर पॉइंट करेगी। क्लियर है? हाँ, ओमेगा और आर किसी एंगल पे हो भी सकता है, तब तो फाई का बदलेगा। तब बदलेगा। इसलिए तो हमने बोला कि ये फॉर्म जाता है, बोले कहीं कहीं पे यूज हुआ है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, ये होता है सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा, सर्कुलर मोशन में हमेशा फाई 90, तभी तो मोशन सर्कुलर होगा, ये तो मोशन सर्कुलर नहीं होके कुछ और हो जाएगा। ठीक है, देंगे ये वाला सवाल। मिलते हैं कल, धन्यवाद।